नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए मनोविज्ञान का गोल्डन टेस्ट पेपर नंबर 87 लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को 30 ही प्रश्नों को करके जाना। साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा साहचर्य अधिगम का सिद्धांत नहीं है? परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो यहाँ पर साहचर्य अधिगम का सिद्धांत नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में कीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा तो देख लो। आपके यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो साथियों विकल्प नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है यह साहचर्य अधिगम के सिद्धांतों में नहीं आता है। परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत जो पावलोव ने दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर ने दिया था, ये तीनों ही सिद्धांत साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत था, जिसको साथियों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, यह सिद्धांत साहचर्य अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है। अतः विकल्प 2 आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आपके प्रश्न संख्या 2 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? जीन पियाजे का, आर.एस. वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का और रोस का। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके दूसरे प्रश्न में? संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था या व्यक्ति की उत्तेजित दशा को ही संवेग कहते हैं। ऐसा किसका कथन था? तो साथियों दूसरे प्रश्न में आपके जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 2 है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? पहला विकल्प है नियमित जीवन और संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है आत्मविश्वास और सहनशीलता, तीसरा है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित और चौथा है वास्तविकता की स्वीकृति व स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में कीजिएगा। राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। आपके विकल्प नंबर जो 3 है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है वो नियमित जीवन जीता है और संवेगात्मक रूप से परिपक्व भी होता है, उसमें आत्मविश्वास पाया जाता है और सहनशीलता भी पाई जाती है। लेकिन साथियों वो स्वयं में सीमित नहीं रहता है, ये गलत है, और बहुत विनीत भी वो नहीं होता है। अतः तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 4 है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार में महत्व नहीं दिया? पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, ऐसा था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने और गुथरी ने। तो इनमें से जिस बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा पुरस्कार का महत्व नहीं बताया गया है साथियों, उसका चयन प्रश्न नंबर 4 में करना है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में उद्दीपक का महत्व दिया था, उद्दीपक के बारे में बताया था कि उद्दीपक से अनुक्रिया होती है, तो इसमें पुरस्कार को महत्व दिया गया। पावलोव ने भी यहाँ पर भोजन रूपी एक तरह से पुरस्कार दिया था, स्किनर ने भी यहाँ पर भोजन रूपी पुरस्कार दिया था, लेकिन गुथरी के द्वारा यहाँ पर पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है। अतः प्रश्न संख्या 4 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। तो चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। स्व केंद्रित अवस्था होती है, बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक होती है, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है और किशोरावस्था में होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताओ भाई, आपके कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा? जो स्व केंद्रित अवस्था है उसका चयन करना है साथियों। प्रश्न संख्या 5 में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। 3 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवधि है इसमें बालक स्व केंद्रित होता है, ठीक है, वो खुद को ही केंद्रित मानता है प्रत्येक वस्तु में। तो सेकंड विकल्प 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे साथियों।
सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, अभ्यास कार्य से संबंधित है, परिणाम की अपेक्षा से संबंधित है, प्रशंसा से संबंधित है और तत्परता से संबंधित है। तो बताओ प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है वह इनमें से किससे संबंधित है। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो, अभ्यास कार्य, परिणाम की अपेक्षा और प्रशंसा, ये सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियमों में नहीं आता है, बल्कि जो तत्परता या तैयारी का नियम है साथियों, यह सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियमों में सम्मिलित होता है। तो फोर्थ विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशवावस्था से। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। यहाँ पर देखिए, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद। तो साथियों किशोर अवस्था से पहले ही ये चीज हो जाती है और शेष अवस्था में ये चीज होती नहीं है। तो अब आपके पास दो ही विकल्प बच रहे, एक तो पूर्व किशोर अवस्था वाला और एक उत्तर बाल्यावस्था वाला। तो 7वें प्रश्न में सही उत्तर का चयन करो भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही रहेगा। तो चलिए सही उत्तर का चुनाव कर लेते हैं। साथियों जो दूसरा विकल्प है यह आपका सही आंसर होगा, पूर्व किशोर अवस्था में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। तो आपके 8वां प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस तरह का सहसंबंध पाया जाता है। धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध और इनमें से सभी। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, बुद्धि और सृजनात्मकता में किस तरह का सहसंबंध पाया जाता है। साथियों सही आंसर का चुनाव करते हैं। देखिए आपके दूसरा नहीं बल्कि पहला विकल्प सही है, धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है बुद्धि और सृजनात्मकता में। विकल्प 1 सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 9 है, शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, आपके कौन सा सही रहेगा इसमें। शेष अवस्था, बालक बहुत ही छोटा है इस समय, और साथियों बालक की जो समस्त क्रियाएं होती है वो किस पर आधारित होती है, संज्ञान या संवेग या संरक्षित या मूल प्रत्यात्मक। तो उसका व्यवहार साथियों मूल प्रत्यात्मक होता है, मूल प्रत्ययों पर आधारित बालक का व्यवहार होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। जैसे जो जानवर होते हैं साथियों इनका व्यवहार भी मूल प्रत्यात्मक होता है, और बालक शेष अवस्था में एक तरह से ऐसे जीव के समान होता है जिसमें लगभग बुद्धि बहुत ही कम होती है साथियों, तो उसका व्यवहार मूल प्रत्यात्मक ही होता है। विकल्प 1 ही 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से और परिणाम से। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। साथियों यहाँ पर 10वें प्रश्न में बात की जा रही है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। तो बिल्कुल इसका आपने जो सोच रखा है दूसरा विकल्प प्रतिक्रिया या अनुक्रिया से, क्योंकि उद्दीपन के कारण क्या होती है, अनुक्रिया होती है साथियों, और जैसे जैसे विकास होता जाता है परिपक्व होते जाते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 11 क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा 11वें प्रश्न को, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं आती है। नियंत्रित निरीक्षण विधि, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी, व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन और अभिज्ञप्त प्रश्नावली। तो प्रश्न संख्या 11 में जो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में सम्मिलित नहीं है उसका चयन करना है आपको प्रश्न संख्या 11 में। साथियों सही उत्तर देख लेते हैं, आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखिए व्यक्तित्व मापन की यहाँ पर नियंत्रित परीक्षण विधि भी है, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी भी, और चौथा विकल्प भी है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है आपके व्यक्तित्व के संकेतक के रूप में शारीरिक परिवर्तन, इनको साथियों वस्तुनिष्ठ विधियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं।
तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन करना, विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना और शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। द्वारा लिखा था यहाँ पर। तो देखिए, जो स्वस्थ भावनात्मक विकास में सहायक नहीं है वो आप उस कारण का चयन कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 12 में बालक का स्वस्थ भावात्मक विकास, देखिए बालक के कार्यों को यदि सामाजिक स्वीकृति मिलते है तो बिल्कुल उसमें स्वस्थ भावात्मक विकास होगा। परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि परिवार व विद्यालय में बालक के संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए। यदि उसके संवेगों का दमन होगा साथियों तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा मतलब कोई दायित्व नहीं है, लोग मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते, मुझे मानते ही नहीं हैं। तो इस तरह से मानसिक रूप से वो एक तरह से अपंग बनता है इस कारण से। इसलिए दूसरा विकल्प आपका प्रश्न 12 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है? दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो जो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है प्रश्न संख्या 13 में, उस विकल्प का चयन कीजिएगा साथियों। कौन सा सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 13 में? तो देखो, पहला ही जो विकल्प है बिल्कुल यही आपका आंसर है, दूसरों पर निर्भरता। साथियों, ये स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर होना चाहिए। विकल्प 1 आपका प्रश्न संख्या 13 में सही उत्तर है। बाकी मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी आ जाती है, कल्पना की सजीवता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है। ये तीनों ही चीजें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन दूसरों पर निर्भरता वाला जो प्रथम विकल्प है ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। तो 13वें प्रश्न में आपके प्रथम ही विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर ने, C.L. हल ने, E.L. थॉर्नडाइक ने और I.P. पावलोव ने। तो इनमें से संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसका चयन प्रश्न संख्या 14 में करो। कौन सा सही रहेगा आपके 14वें प्रश्न में? तो साथियों, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है, इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा, इनका पूरा नाम है ये। और साथियों, इस सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो 14वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को। बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है का विशेष महत्व है। किसका? तो खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का और संचार माध्यम का। तो बच्चे के सामाजिक विकास में इनमें से विशेष महत्व किसका है? आप किसको विशेष महत्व दोगे बालक के सामाजिक विकास में? साथियों, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर बताइएगा। पूरे 30 प्रश्नों को में आप बिल्कुल क्वालिटी वाले प्रश्न देखोगे और बिल्कुल इसी प्रकार से रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम तक निःशुल्क मिलती रहेगी। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि खेल के माध्यम से भी बालक में सामाजिक विकास होता है। साथियों, सामाजिक गुणों का विकास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है खेल के माध्यम से। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 15 में सही है। इसीलिए तो बच्चे के शिक्षण में खेल को विशेष महत्व दिया गया है। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। तो जिसको समायोजन की समस्या होती है साथियों, उसका चयन प्रश्न संख्या 16 में कीजिएगा। प्रश्न ऐसा है, गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेज है इस प्रश्न के, क्योंकि साथियों इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? कुशाग्र बुद्धि का बच्चा ज्यादा समस्या का समाधान, ज्यादा समायोजन की समस्या कैसे इसके सामने आती है? तो साथियों, इसका एक रीजन है, जो कुशाग्र मतलब जो तीव्र बुद्धि बालक होता है वो उसके अनुसार चीजें नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में भी सामान्य बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए चीजें होती है। साथियों, शिक्षण प्रक्रिया सामान्य बच्चों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।
अतः बच्चे वो जल्द सीख जाते हैं और बार बार वही चीजें चलती रहती है, तो ऐसी चीजों के लिए उनको बहुत ज्यादा समायोजन करना पड़ता है। अतः चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। यहाँ पर समायोजन की समस्या उत्पन्न होगी, वो समायोजन तो कर लेते हैं लेकिन समस्या उनके सामने ज्यादा आती है साथियों। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? तो विकल्प है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, दूसरा है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, तीसरा है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और चौथा है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिएगा, छात्रों को अधिगम के लिए आप प्रेरित करना चाहते हो, तो साथियों इनमें से कौन सा कार्य आप नहीं करोगे? प्रश्न संख्या 17 का कौन सा विकल्प आपका सही है? तो चलिए इसका भी सही उत्तर देखते हैं साथियों। विकल्प नंबर जो 3 है आपके, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा करना सही नहीं होता है साथियों। विकल्प तीसरा ही एक नेगेटिव है इसमें, बाकी सारी चीजें यहाँ पर जो है बिल्कुल सही दे रखी है अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए। बच्चों की अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, इससे एक तरह से वो नाकारा हो सकते हैं। तो विकल्प 3 ही आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। तो चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ जिस विकल्प में दे रखा है, बहुत ही क्वालिटी वाला प्रश्न है साथियों एग्जाम के लिए। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिएगा, शैक्षिक विकास में शैक्षिक विकास की बात की जा रही है, इससे शैक्षिक विकास की नहीं, शैक्षिक विकास की। तो अब आपको यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ बताना है। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर देखते हैं साथियों। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ कार्य निष्पादन या कक्षा अभिलेख, तो इसका आंसर नहीं रहेगा क्योंकि कार्य निष्पादन तो शैक्षिक के अंतर्गत आ जाएगा, कक्षा अभिलेख नहीं, बल्कि साथियों छात्रों की प्रगति का आकलन ही शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न 18 में सही रहेगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 है, संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में किसने बताया जो कि सर्वप्रसिद्ध है? हिलगार्ड ने, स्टार्ट ने, हरलोक ने और जीन पियाजे ने। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा? संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में जिसके द्वारा बताया गया है और जो सर्वप्रसिद्ध है साथियों, उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास, तो साथियों देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में किसने बताया था? जीन पियाजे ने बताया था अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं बताई थी? एक तो संवेदी पेशी अवस्था इनकी प्रथम अवस्था थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इनकी दूसरी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इनकी तीसरी अवस्था थी और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इनकी चौथी अवस्था थी। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, ऑपरेंट व्यवहार, क्रियात्मक व्यवहार और इनमें से कोई भी नहीं। तो 20वें प्रश्न में देखिएगा, घंटी बजने पर क्या किया जा रहा है साथियों? दरवाजे को खोला जा रहा है, मतलब संकेत पर आधारित यह अधिगम है जो कि ऑपरेंट मतलब अनुबंधित व्यवहार कहलाएगा साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न 20 में सही रहेगा। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके प्रश्न संख्या 21 है, पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? क्षेत्र सिद्धांत की श्रेणी में, मनः ऊर्जा के सिद्धांत की श्रेणी में, साहचर्य के सिद्धांत की श्रेणी में और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की श्रेणी में। तो देखिए, पुनर्बलन पर आधारित जो सिद्धांत है, एक तो CL हल का विधिक सिद्धांत है और एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है साथियों स्किनर का। इन दोनों में ही पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है और यह जो सिद्धांत है यह किसके अंतर्गत आता है? साहचर्य सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22 है, सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किसने किया था? सिडनी एल प्रेसे ने, स्किनर ने, टोलमैन ने और गोत्री ने। तो इनमें से जिसके द्वारा सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रतिपादन किया गया वो कौन थे साथियों? BF स्किनर ने। स्किनर के द्वारा ही शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था। सेकंड विकल्प 22वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? गेट्स ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, मर्फी ने दी है और क्रो ने दी है। तो अधिगम से संबंधित ये जो परिभाषा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। तो साथियों अनुभव एवं प्रशिक्षण भी इसको इस परिभाषा में प्रशिक्षण शब्द भी आता है। यह जो परिभाषा है ये गेट्स एवं अन्य के द्वारा दी गई है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको ही सीखना कहते हैं। ये परिभाषा गेट्स व उसके साथियों के द्वारा दी गई थी। तो विकल्प 1 23 में सही है। नेक्स्ट 24 की ओर बढ़ेंगे। आपके 24वां प्रश्न है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। फ्रांसिस गाल्टन है, अल्फ्रेड बिने है, लेवेटर है और विलियम स्टर्न है। तो इनमें से कौन बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है? प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है अल्फ्रेड बिने, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था साथियों। ये तो आपको पता भी होगा बिल्कुल और होना भी चाहिए। तो सेकंड विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, योकम का, सिम्पसन का और डॉक्टर मैके का। तो सीखने से संबंधित या अधिगम से संबंधित ये जो कथन कहा गया है, इनमें से किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर बताइएगा साथियों, कौन सा सही रहेगा। तो चलिए इसका भी सही उत्तर देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ RS वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। विकल्प 1 25 में सही है। नेक्स्ट 26 को देखते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन एसार अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, पावलोव और ब्रूनर। तो जो एसार अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 26 में कीजिएगा। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा जिसका संबंध एसार अधिगम से नहीं है? एसार अधिगम मतलब उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की बात की जा रही है। तो बिल्कुल मुख्य रूप से उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ही किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। स्किनर ने भी साथियों एसार अधिगम बताया है और पावलोव ने भी, लेकिन यहाँ जो ब्रूनर है इसका संबंध कहीं से कहीं तक एसार अधिगम से नहीं है। अतः आपके जो चौथा विकल्प है ब्रूनर वाला, यही 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 27 है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, स्मृति, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। तो जो अभिप्रेरणा का घटक नहीं है उसका चयन 27 में करिएगा। साथियों अभिप्रेरणा के घटकों में 3 चीज़ें आती है। एक तो आपके आवश्यकताएं हैं, एक आपके अंतर्नोद है और एक आपके प्रोत्साहन है, जिसको लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन जो स्मृति है यह अभिप्रेरणा के घटकों में सम्मिलित नहीं है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और निर्देशन। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण आपको 28 में नहीं लग रहा है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, उसका चयन 28 में कीजिएगा। कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? 28वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, देखिए वंशानुक्रम के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है, वातावरण के कारण भी होती है और परिपक्वता के कारण भी होती है, लेकिन निर्देशन के कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है साथियों। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके 28 का सही उत्तर है। देखिए टोटल शॉर्ट गोल्डन पेपर की सीरीज है जिसमें आपको सभी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी टेस्ट में जैसे आज अधिगम के ज़्यादा प्रश्न हैं तो कल किसी और टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, परसों अलग टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि 100 टेस्ट बहुत होते हैं साथियों, 100 टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप समझिएगा, अगर आप इस टेस्ट सीरीज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं
तो मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन कर दूंगा साथियों। मैं कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इन 100 टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए 29वां और सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 29 है, सीखने या अधिगम शब्दों में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गेट्स के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, मर्फी के द्वारा और क्रो के द्वारा। तो 29 का सही उत्तर बताइए। ये जो परिभाषा है अधिगम से संबंधित, यह किसने दी है साथियों? 29वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। आपकी ये जो परिभाषा है मर्फी ने दी है। किसके द्वारा दी गई है? मर्फी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आपके थर्ड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगर मानवीय स्वभाव के कारण 1-2 प्रश्न में आपको त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। बिल्कुल आपके विचार यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जाना कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, प्रत्यागमन सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अंतर्मुखी होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान बहिर्मुखी होती है और प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। आपके प्रश्न संख्या 30 में जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है? तो देखो, अगर प्रतिभाशाली माता पिता की संतान प्रतिभाशाली है तो उसको समानता का सिद्धांत कहेंगे। अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं, बल्कि विपरीत होती है। प्रत्यागमन के सिद्धांत में विपरीत चीजें होती है, जैसे प्रतिभाशाली की मंदबुद्धि, मंदबुद्धि की प्रतिभाशाली। तो इस प्रकार आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 30 में सही है। तो ये कंप्लीट होता है साथियों आपके पेपर नंबर 87। अब आपके 13 गोल्डन पेपर आने और बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।